नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग जो है ये सब कोर जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाइएगा या नॉर्मली कोर जावा का कंसेप्ट अगर हम पूरा करना चाहें तो स्ट्रिंग के बिना आपका अधूरा रहेगा। स्ट्रिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा हम लोगों को इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान देना है, स्पेशल फोकस करना है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। एज्यूम कीजिए हमको 10 स्टोर करना है। 10 स्टोर करना है, एक वेरिएबल लेंगे कि नहीं। 10 स्टोर करना है तो एक हम ए नाम का वेरिएबल लिए, तो जो कि हम जावा जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो हमको इसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। ये कौन डेटा टाइप में जाएगा, तो ये इंट डेटा टाइप में आपका जाएगा। तो यहाँ इंट इक्वल टू 10 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी तरह से एज्यूम कीजिए कि आपको 10.5 स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है? 10.5। तो 10.5 स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लीजिएगा कि नहीं। हाँ, तो चूंकि बी जो है, बी में हम 10.5 स्टोर कर रहे हैं, तो बी हमारा कौन डेटा टाइप के में होना चाहिए, तो ये डबल टाइप में होना चाहिए। इस तरह से हम ले रहे हैं। उसी क्रम में अब एज्यूम कीजिए कि हमको कोई नाम स्टोर करना है। एज्यूम कीजिए हमको ये नाम स्टोर करना है, तो ये नाम हम स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे कि नहीं। हाँ, तो हम मान लीजिए एक स्ट्रिंग एस नाम का एक वेरिएबल लिए, इस एस नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर रहे हैं। अब ये एस जो है ये हमारा कौन डेटा टाइप का होगा, है ना, ये हमारे मन में है। तो हम यहाँ पर कौन डेटा टाइप लेते हैं, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते हैं। ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, यानी जब कभी भी आपको कोई अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर, ये कॉम्बिनेशन वाला आपका कोई डाटा स्टोर करना रहेगा, तो आप कौन सा यूज़ कीजिएगा, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग है क्या, तो स्ट्रिंग जो है java.lang पैकेज के अंदर, java.lang पैकेज के अंदर एक स्ट्रिंग नाम का एक क्लास है, जहां पर इसको कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है। स्ट्रिंग जो है हमारा एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में। ये प्री डिफाइंड क्लास कहाँ पर अवेलेबल है, तो java.lang पैकेज के अंदर अवेलेबल है। अभी आपको बताएं कि हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं कोई भी अल्फा न्यूमेरिकल डाटा को स्टोर करने के लिए, है ना। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स वाला ही है, तो हम क्या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स वाला को ही स्टोर कर सकते हैं क्या, तो नहीं। यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि हम वहाँ पर 1000 ऐसा भी हम लेके स्टोर कर सकते हैं। एक और वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग t इज इक्वल टू, यहाँ हम 2000 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप में हो गया। अब यहाँ पर एक मन में आपका सवाल आ रहा होगा कि ये जो है हम जैसे स्ट्रिंग s इक्वल टू 1000 लिए, स्ट्रिंग t इक्वल टू 2000 लिए इस डेटा टाइप में, और या हम इंटीजर में अगर लेते हैं, या इन टाइप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी अगर हम ये 1000 अगर इसको लें, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर किसी वैल्यू को अगर आप स्ट्रिंग टाइप में डिफाइन कर देते हैं, तो ये वैल्यू नहीं रहा, ये स्ट्रिंग टाइप पे हो गया। इस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर s प्लस टी करें, s और t का वैल्यू को जोड़ने की कोशिश करें, यानी 1000 प्लस 2000 करने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा क्या कि ये दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन कर देगा। हम लोग एडिशन का सोच रहे थे, वो नॉर्मली एडिशन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर एडिशन की जगह क्या काम होगा, तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। आप यहाँ देखिएगा 1000 और 2000 दोनों को मर्ज कर दिया है, मिला दिया है, एडिशन नहीं किया है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिंग टाइप में। अगर हम कोई डाटा को न्यूमेरिकल डाटा स्टोर करते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमको अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना रहेगा, तो हम ये दोनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज़ करके स्ट्रिंग डाटा को हम अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, है ना। ये या तो ये मेथड के जरिए आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज़ करके आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अब हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं दोनों हम सेम चीज़ जो है यहाँ पर लेके आ गए हैं। अब जरा दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही पहला लाइन का ये लाइन लिखा हुआ है स्ट्रिंग s इक्वल टू नीरज, ये आप देख पा रहे हैं डबल कोट के अंदर ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो क्या होगा कि पहला वाला के केस में, जो हम मेथड पहला देख रहे हैं, इस केस में क्या होगा, हिप मेमोरी में, है ना, हिप मेमोरी में आपका ये आपका हिप मेमोरी हो गया। अच्छा, ये पूरे को मान लेते हैं हम, इस पूरा को हिप मेमोरी मान लेते हैं। हिप मेमोरी में एक जगह होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया। क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया।
ठीक है। इस जगह पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया, इस जगह पे ये जैसे ही आप स्ट्रिंग एस इक्वल टू नीरज लिखे हैं, पहले जो है एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है ना। स्ट्रिंग क्या है, तो एक क्लास है कि नहीं। हाँ, तो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, तो ये जो हमारा एक वैल्यू हो गया, एस क्या हो गया, तो एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, है ना। स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। क्या करेगा, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसको क्या रेफरेंस वेरिएबल देगा, तो एस नाम इसका रेफरेंस वेरिएबल दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर करेगा, तो ये हमारा जो नाम है, इस नाम के साथ जो भी आप असाइन किए हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को यहाँ पर ये स्टोर करेगा। ये इस लाइन का मतलब हुआ। वहीं दूसरा लाइन में क्या है, दूसरा जो वे है, दूसरा वे क्या है, तो स्ट्रिंग एस टी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जो आपका कांस्टेंट है सिंग, है ना। ये इस तरह से डाटा आपका, आप इस तरह से भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इस मेथड के जरिए इस तरीके से अगर आप स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, तो चूंकि स्ट्रिंग एस टी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन न्यू कीवर्ड मिला, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस चालू करेगा। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पर होगा, हिप मेमोरी होगा कि नहीं। हाँ, हिप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसमें क्या स्टोर करेगा, तो इसमें सिंग नाम स्टोर करेगा, है ना। ये स्टोर करने के बाद इस पर एक रेफरेंस वेरिएबल जनरेट करेगा। क्या रेफरेंस वेरिएबल देगा, क्या नाम देगा, तो इसका नाम देगा एस टी। ये काम को करेगा। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जब दूसरा वाला मेथड के जरिए अगर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो क्या करेगा, एक और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। वो क्रिएट कहाँ पर करेगा, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में क्रिएट करेगा। इस जगह पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वो देखेगा कि जो आपका ये जो कांस्टेंट है, इस नाम के साथ आप जो स्टोर करना चाह रहे हैं डाटा को, ये डाटा क्या उस एरिया में उस कंटेंट के साथ क्या ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है, तब वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। अगर इस कंटेंट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तब जाके वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, है ना। ठीक, क्या स्टोर करेगा इसमें, सिंग स्टोर करेगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका रेफरेंस वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो गया, इसका कोई रेफरेंस वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इसका जो है रेफरेंस वैल्यू मेंटेन करता है जेवीएम इंटरनली। इसका रेफरेंस वेरिएबल जो है इंटरनली वो मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देता है इसी तरह से बिना कोई रेफरेंस वेरिएबल के साथ, नहीं। इसका इंटरनली रेफरेंस वेरिएबल वो जनरेट करता है और वो इंटरनली मेंटेन करता है। तो दूसरे वाले मेथड में, इस मेथड में हम क्या देखें, दूसरे वाले मेथड में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। एक ऑब्जेक्ट हिप मेमोरी में क्रिएट करता है, एक और ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट करता है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और क्या एक ये इसका नियम है कि सबसे पहले देखेगा कि ये कंटेंट के साथ क्या ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है, तब वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसी में जो है वो उसको इंटरनली रेफरेंस वेरिएबल मेंटेन करेगा। वहीं अगर पहला वाला मेथड का अगर हम बात करें, पहला वाला मेथड में बात करें, इस मेथड के जरिए अगर डाटा स्टोर करते हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वो ऑब्जेक्ट किस जगह पे क्रिएट होगा, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया पे। ठीक है, तो ये हमारा दोनों मेथड के कोई भी एक मेथड का यूज़ करके आप जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप एज्यूम कीजिए कि हम एक और स्ट्रिंग डाटा लेते हैं, स्ट्रिंग w इज इक्वल टू, है ना, स्ट्रिंग w इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, हम यहाँ पर फिर ले लेते हैं नीरज, एज्यूम कीजिए। ठीक है, ऐसा हम अगर स्टोर करते हैं तब क्या होगा, जरा सा इस पर हम लोग को ध्यान देना का जरूरत है। जैसे स्ट्रिंग w इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखे, तो चूंकि ये लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस है, तो ये एक ऑब्जेक्ट किस जगह पे क्रिएट करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हिप मेमोरी में, है ना। एक ऑब्जेक्ट आपका हिप मेमोरी में क्रिएट करेगा। हिप मेमोरी में क्रिएट करने के बाद इसको क्या डाटा स्टोर करेगा इसमें, तो नीरज नाम रखेगा। ठीक, एक और ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट करेगा, तो एक और ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पे क्रिएट करेगा, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जो है आपका एक और ऑब्जेक्ट इस कंटेंट के साथ जो है एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। वो कहाँ पर क्रिएट करेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में ऑलरेडी इस कंटेंट के साथ जो है एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तब वो जो है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा।
और इसी के साथ वो जो है इंटरनली इसका एक रेफरेंस वेरिएबल मेंटेन वो करेगा। ठीक है। अब अगर हम इस तरह से मान लीजिए यहाँ स्ट्रिंग एस इक्वल टू लिखे हैं नीरज और एक स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल टू नीरज लिखे हैं, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें क्या कंटेंट स्टोर करेगा, तो नीरज स्टोर करेगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट होगा, तो ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में क्रिएट होगा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल टू लिखे हैं तो क्या होगा, इस केस में भी ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या रेफरेंस वेरिएबल देगा, उसका डब्ल्यू देगा ना। अच्छा, ये भी कहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में होना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले जो बात किए कि एक बार उस कांस्टेंट एरिया में, उस कांस्टेंट पूल एरिया में अगर एक बार ऑलरेडी इस कंटेंट के साथ अगर कोई ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तब वो जो है जेवीएम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, उसी में क्या करेगा, क्या करेगा कि रेफरेंस वेरिएबल डब्ल्यू को भी अटैच कर देगा, है ना। अच्छा, यानी एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसी ऑब्जेक्ट में एस भी रेफरेंस वेरिएबल रहेगा और डब्ल्यू भी रहेगा। ठीक है। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं, एस इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू एस इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। एक जो इक्वलिटी ऑपरेटर है, ये जो एक डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को वो चेक करेगी क्या ये दोनों जो है सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, है ना। तो इस केस में चूंकि एस और डब्ल्यू जो है एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो क्या करेगा, ये क्या रिटर्न करना चाहिए, यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। अब इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, इसको भी हम तत्काल इसके लिए कमेंट, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं ना। अब ये क्या करेगा, इस केस के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए, तो ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पर आउटपुट आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। ठीक। वहीं ये दो लाइन के, इस लाइन से क्या है, स्ट्रिंग एस टी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सिंग और स्ट्रिंग एस टी टू इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सिंग। इस केस में क्या बताएं कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट हिप मेमोरी में क्रिएट होगा और एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। ठीक है। तो एस टी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्या उसमें कंटेंट स्टोर करेगा, तो सिंग। एस टी टू में एक नया, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और क्या स्टोर करेगा, उसमें भी सिंग करेगा, है ना। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं, हाँ। अब यहाँ पर अगर हम एस टी और एस टी टू का अगर हम जो दोनों का देखेंगे, ये दोनों जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये आपका यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, है ना। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एस टी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, एस टी टू एक अलग ऑब्जेक्ट हुआ। ये एस टी और एस टी टू कहाँ पर क्रिएट होगा, तो ये हमारा हिप मेमोरी में ये क्रिएट होगा। तो ये था आपका दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अब अगर हम एक और ऑब्जेक्ट लें, है ना, एक और ऑब्जेक्ट लें, स्ट्रिंग z इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर फिर से वही लें, है ना, स्ट्रिंग z इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम लें, तब क्या करेगा, आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और अगर हम दोनों को कंपेयर करने खोजें, s इक्वल टू z, है ना, तो इस केस में भी क्या होगा, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें क्या स्टोर होना चाहिए, ये नाम। ये किस जगह पे होना चाहिए, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में। लेकिन ऑलरेडी इस कंटेंट के साथ अवेलेबल है, तो क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, जिसमें s जो पॉइंटेड है उसी में w पॉइंटेड है, उसी में अब z को भी रेफरेंस वेरिएबल अटैच कर देगा। यानी s और z के लिए केस में ये दोनों जो है s और z सेम जो है ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ के केस में भी ये क्या रिटर्न करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, हाँ, है ना। आप इसका केस में देख सकते हैं ट्रू, और इसके केस में तो फॉल्स है। आप जो है आउटपुट देख सकते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक। अच्छा, स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है ना। इम्यूटेबल क्या होता है कि अगर हम एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें और उसमें ऑब्जेक्ट का कंटेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटेंट्स को चेंज करना चाहें तो जावा जेवीएम जो है आपको रोकेगा नहीं, आपको टोकेगा नहीं, बट क्या करेगा, अगर आप जैसे ही कंटेंट्स को चेंज करते हैं तो जावा क्या करेगा, एक नया, उस कंटेंट के साथ एक नया ऑब्जेक्ट को वो क्रिएट कर देगा, है ना। अब इस जगह पे एज्यूम कीजिए हम क्या करते हैं, w इज इक्वल टू w प्लस एक स्पेस दे देते हैं, है ना। w में क्या है, तो हमारा ये नाम का, हमारा नीरज नाम का एक है डाटा है,
इसमें हम क्या किए, अपेंड कर दिए, ऐड कर दिए, एक स्पेस ऐड कर दिए, है ना। अब जैसे ही ये करिएगा, अब जो है ना, अब जो है क्या करेगा JVM कि इस कंटेंट के साथ एक नया ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करेगा, है ना। एक अगर हम S को और W को अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें, S और W यहाँ के केस में क्या आ रहा था, 2 आ रहा था ना, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जो है W का कंटेंट्स को चेंज किए तो क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर करेगा, तो जो भी हमारा डाटा था ये और स्पेस को ऐड कर देगा, मतलब नया डाटा नया ऑब्जेक्ट में जाके वो स्टोर होगा। अब जो कि W में अलग डाटा नया ऑब्जेक्ट बन गया है, तो अब दोनों जो है S और W जो है दोनों जो है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ के केस में क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो इसके केस में फॉल्स आना चाहिए। आप देख सकते हैं यस फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू जो ऑपरेटर है ये ऑब्जेक्ट को चेक करता है कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंटेंट के हिसाब से चेक नहीं करता है, ये ऑब्जेक्ट को चेक करता है क्या दोनों जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंटेंट को अगर हमको चेक करना है तो java.lang.string में आपको एक मेथड है इक्वल्स मेथड, उसके जरिए हम कंटेंट को चेक करते हैं कि क्या दोनों का कंटेंट सेम है या नहीं है ना। ठीक, तो ये था हमारा स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आगे इस चैनल पे बने रहिएगा। अभी हम इसके वीडियो में हम बताएंगे आपको स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।